अब उन्होंने जो ताबईन भी थे और मुहद्दिसीन भी थे, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द कमांड ऑफ द कैलिफ, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द हदीस कलेक्शन। लेकिन ये जो मुस्नद एंड मुसन्नफ है बेटा, दिस इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, इसको माइंड में रखिएगा। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? ये जो मुस्नद और मुसन्नफ दो आपके पास क्लासिफिकेशन आ रही हैं, दो नाम आ रहे हैं, ये किस चीज की क्लासिफिकेशन है? क्या ये हदीस की क्लासिफिकेशन है एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? मिस हदीस कलेक्शन नहीं है। हाँ, ये हदीस कलेक्शन की। बाज़ दफ़ा बच्चे इसको मिक्स करते हैं ना, वो समझते हैं कि शायद ये हदीस की क्लासिफिकेशन है। दिस इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, राइट? हदीस की क्लासिफिकेशन पे तो काम ही नहीं हुआ था इस एरा में, ताबईन के एरा में हदीस की क्लासिफिकेशन के ऊपर काम ही नहीं हुआ। ये मुस्नद एंड मुसन्नफ, दे आर द टू नेम्स ऑफ व्हाट? द कलेक्शन ऑफ हदीस, यानी ये बुक्स के बेसिकली पैटर्न है। मुस्नद एक अलग पैटर्न है बुक का, और मुसन्नफ एक अलग पैटर्न है बुक का। आर यू गेटिंग मी? सबको मेरी बात समझ में आ रही? किसी को नहीं समझ में आ रही बेटा, यू कैन आस्क मी, बाद में मिक्स नहीं करना। मुस्नद एंड मुसन्नफ is not the category of hadith, not the classification of hadith, not the types of hadith, or not the kinds of hadith. It has nothing to do with the types or the kinds of hadith. They are two different collections of the books. ठीक है, ये दो नाम हैं बुक्स के पैटर्न के, बुक्स की कलेक्शन के। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है मिस। तो बोलो ना यार, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हवाओं में बातें कर रही हूँ, किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस ये बहुत डिफिकल्ट। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ बेटा आप लोगों से मैं। ये तो, और खास तौर पर ये जो मुस्नद और मुसन्नफ है ना, इसके अंदर डिटेल्स लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल भी आपको नहीं मिलता, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है मुस्नद मुसन्नफ पे, और आता भी कंपलसरी। आता है 10 मार्क का? जी जी बेटा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ भी है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ भी है। मैंने अभी बल्कि अब्दुल्लाह तुम्हारे साथ मैंने शेयर किया था मार्किंग स्कीम के साथ क्वेश्चन, राइट? पेपर से पहले। जी मैं हाँ मेरे सामने जो बैटल ऑफ मौता थी। हाँ, अब देखो तुम उसमें कहाँ बॉर्डर अब्दुल्ला, मोता में चले गए। हाँ बताओ फिर। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, उसके अंदर हाँ, आज जो अब्दुल्ला बिन रवाहा की स्पीच थी मैं, वो आपने भेजी थी? हाँ मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी, मुझे याद दिला देना, दोबारा भेज दूंगी, तुमने गुम हो गई होगी वापस तुमसे। वापस भेज दिए मैं मिस मेरे वापस भेज पास। दूंगी, सही है, मैं भेज दूंगी। अच्छा, अब वापस आओ मुस्नद मुसन्नफ पे। तो ये मुस्नद मुसन्नफ पे 10 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन एक बार नहीं बेटा, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। एक बार आया हुआ है कि राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्क ऑफ ताबईन इन द हदीस लिटरेचर। एक बार आया हुआ है राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ मुस्नद एंड मुसन्नफ कलेक्शंस। इसलिए आपको क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, इसके अंदर की टेक्निकल चीजें आप नहीं समझोगे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट, एंड इफ यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट। इसलिए इसको प्रॉपर्ली समझ के लिखना है हमें, ठीक है? तो मुस्नद और मुसन्नफ कलेक्शन दो अलग अलग क्या हैं? मोड्स ऑफ कलेक्शंस हैं। दे आर नॉट द टाइप्स ऑफ हदीस और काइंड्स ऑफ हदीस। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, स्टूडेंट्स यूजुअली मिक्स देम अप विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। इट हैज नथिंग टू डू विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस, ठीक है? इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बुक्स के साथ है। ये नाम है दो डिफरेंट तरह की बुक्स के, और कोई भी बुक्स मुस्नद और मुसन्नफ कलेक्शन पे हो सकती है, ठीक है? मुस्नद कलेक्शन क्या है? मुस्नद कलेक्शन ऑन द अदर हैंड गैदर अहादीस अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसमीटर। मतलब क्या? मुस्नद कहीं ना कहीं आपको सनद के साथ जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सनद से निकला होगा, बताइए। यस मिस, है ना, यस। लग रहा है ना, कहीं कनेक्टेड लग रहा है, तो इससे आपको इजी रहेगा। इस तरह से अगर आप याद करेंगे, मुस्नद इज बेस्ड ऑन द सनद बेसिकली, यानी चेन ऑफ ट्रांसमीटर। मुस्नद कलेक्शंस वर कंपाइल्ड एज पर द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसमीटर। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो फर्स्ट नेम होता है, ऑफ कोर्स वो किसका होता है? कंपेनियन। वेल डन, कंपेनियन का। इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्नद कलेक्शन के अंदर अहादीस वर गैदर्ड एज पर द नेम ऑफ द कंपेनियन, और वही वो चैप्टर का नाम बना दिया गया। जैसे कि इस मुस्नद की जो लिटरल मीनिंग है वही क्या है? सपोर्टेड। तो बेसिकली क्या होता है, मुस्नद के अंदर सनद सपोर्ट करती है ना। सनद क्या होती है? एक्चुअल तो मतन होता है, हदीस तो मतन है। टेक्स्ट हमें बता रहा है ना कि मॉडेस्टी ब्रिंग्स नथिंग बट गुडनेस, एक्शंस आर जज्ड बाय द इंटेंशन, ये सारा मतन है, टेक्स्ट है। सनद क्या कर रही है? सनद सिर्फ सपोर्ट कर रही है हदीस को। तो मुस्नद का मतलब ही क्या है? सपोर्टेड।
and as these hadiths are listed under the names of the various companions who come last in the isnad yani sanad, they guarantee the hadith authenticity. ये बेसिकली सनद लिखने का मकसद क्या था कि हदीस की को प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड कर लिया जाए. हाउएवर उस वक्त जरूरत नहीं थी ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि कुछ कुछ कंपेनियंस भी जिंदा थे एंड ताबईन वर द लाइक यू नो डायरेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ द कंपेनियंस. तो ताबईन से गलती की गुंजाइश कम थी. देखो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है ना, उनसे गलती की गुंजाइश भी बढ़ती जा रही है. जैसे कंपेनियन से हम कहते थे कि बिल्कुल ही गलती नहीं हो सकती ना. कंपेनियन मतलब हदीस को लर्न करने में डायरेक्टली दे यूज्ड टू लर्न इट फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनसे जो चीज आती थी वो ज्यादा ऑथेंटिक थी. फिर उनके थ्रू जो चीज ताबईन तक गई, थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी में 19-20 की कमी आई. Isn't it? जो चीज कंपेनियंस ने कही और जो चीज ताबईन ने कही, ऑफ कोर्स इट वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. फिर ताबईन से आगे तबा ताबईन तक बात गई. तबा ताबईन के बाद हमारे जैसे लोग, अब हमसे तो कितना ज्यादा डाउट है कि पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलेंगे, हम कुछ भी बोल देंगे. तो फैब्रिकेशंस जो है इसीलिए बाद में ज्यादा आई. ना ताबईन के टाइम पे फैब्रिकेशंस आई, ना कंपेनियंस के टाइम पे आई. तबा ताबईन के टाइम पे फैब्रिकेशंस आई, इसीलिए वहां पर हदीस को प्रॉपरली ऑथेंटिकेट करने की जरूरत पड़ी. यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दे वर मेटिकुलस. ये जो ताबईन है ना, दे आर वेरी मच कॉन्शियस when they are writing hadith. They are mentioning the name of each and every narrator from whom they have heard it. मिस क्या मिस बेटा? ये जो चारों चारों एराज हैं कि हदीस कंपाइलेशन के, प्रॉफिट सल्लम, कंपेनियंस, ताबईन और तबा ताबईन, मिस इन पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं चारों पे? आता है बेटा, आया हुआ है 100 टाइम्स आया हुआ है. मिस अलग 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 अलग. यही तो मैं आपको, जब मैं प्रॉफिट सल्लम और कंपेनियन का बता रही थी, उस वक्त मैं आपको बता तो रही थी कि मैं आपके साथ अभी जब क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगी, आप देखिएगा सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बैंक हदीस कंपाइलेशन का है. इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट सीआई वाले एग्जामिनर्स जो हैं वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुरान की कंपाइलेशन प्रॉफिट के एरा से नहीं दे रहे, लेकिन हदीस की दे देंगे हम. जबकि मैंने आपको बार बार हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि हदीस के अंदर तो मतलब काम ही नहीं हुआ प्रॉफिट सल्लम के टाइम पे. हमने अभी खुद बनाया है. बेसिकली हमने ये पैटर्न आपका 10 मार्क्स का सवाल का आंसर लिखने के लिए मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमने खुद बनाया है. खुद मार्किंग स्कीम को भी जब शुरू में पहली दफा क्वेश्चन दिया, खुद उनको भी नहीं पता था कि इसके अंदर मटेरियल क्या लिखें. 4 लाइनों की मार्किंग स्कीम आई थी. उसके बाद फिर जब हमें पता चल गया कि यार इस पे भी सवाल आ सकता है, टीचर्स को जब पता चल गया, फिर हम लोगों ने प्रॉपर उसके ऊपर सैंपल आंसर्स लिखे. फिर जब स्टूडेंट्स लिख के आए तो फिर प्रॉपर मार्किंग स्कीम भी आई. मतलब आप कुरान के ऊपर अगर देखें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु के टाइम पे तो बहुत काम हुआ है ना. प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने स्क्राइब्स अपॉइंट किए थे. यहाँ हदीस के लिए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने किसी को अपॉइंट भी नहीं किया था, इजंट इट? लेकिन समहाउ वो देते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन. अब क्या करें हम, तो आपने लिखना भी है फिर. ठीक है, आगे बढ़ो. यहाँ तक बात समझ में आ गई कि उन्होंने या लाइक देयर मेन फोकस, जो मुस्नद कलेक्शन के जो कंपाइलर्स थे, देयर मेन फोकस वाज ऑन सनद. वो क्या करते थे, हदीस की सनद के ऊपर फोकस करते थे. हाँ बेटा. मिस ये मुस्नद और मुसन्नफ दोनों कलेक्शन जो है वो ताबईन के दौर पे कलेक्ट हुई थी ना, मतलब ये ताबईन के दौर का काम है. ये ताबईन ने सेग्रीगेट कर दिया था मुस्नद मुसन्नफ पैटर्न को. बाद में भी मुस्नद मुसन्नफ पे काम बहुत हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि काम नहीं हुआ. इवन कि सियाह सित्ता आर रिटन ऑन द मुसन्नफ पैटर्न. लेकिन वो काम होना एक अलग बात है. इनिशिएट किसने किया इस काम को? किसने किया? ताबईन ने. इसलिए क्रेडिट गोस टू ताबईन. इसलिए हम ताबईन के एरा में इसको स्पेशली मेंशन करते हैं, क्योंकि ताबईन ने इसके ऊपर काम किया, सॉर्ट आउट किया, इंट्रोड्यूस करवाया इस काम को. उन्होंने बताया हमें कि ये इस तरह से भी बुक लिखी जा सकती है और इस तरह भी. इसकी मैं तुम्हें सीधी सीधी भी एग्जांपल दूंगी, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. इसकी सीधी एग्जांपल देख लो. तुम्हारे पास एक ईयरली पास पेपर होते हैं. अभी रूफ पेपर पे तुम लोग जाओगे, रूफ पेपर की एप्लीकेशन आई होप तुम सबको यूज करना आती होगी. या रेड स्पॉट के पास पेपर है, वो ईयरली होते हैं, क्या होते हैं, टॉपिकल होते हैं? टॉपिकल. अच्छा, वो टॉपिकल होते हैं. जमान पड़ जाएगा तुम लोगों को. मिस कौन सा? रेड स्पॉट ना? रेड स्पॉट है, या फिर ये आपके पास ये है क्या कहते हैं, रूफ पेपर है. रीड एंड राइट. रूफ पे तो मिस दोनों होते हैं, टॉपिकल भी होते हैं, वो इस्लामियात का आपको नहीं मिलेगा ना टॉपिकल. इस्लामियात के नहीं होते. इस्लामियात का कौन सा है वहां पर?
बस वहाँ पर एडी होंगे, ईयरली देख पास लेता हूँ। पेपर है ना, ईयरली पास पेपर में अगर मैं तुम्हें कहूँ, तुम लोगों में से किसी को भी कहूँ कि बेटा जरा मुझे ना सलाह के ऊपर क्वेश्चन ढूंढ के दिखा दो ईयरली पास पेपर में, वुड इट बी इजी फॉर यू ईयरली पास पेपर में? नो नो ना, बस सारे पास पेपर देखोगे 25 से स्टार्ट करोगे, पीछे जाते जाओगे, 25 में आया है क्वेश्चन, नहीं आया, 24 में आया है, नहीं आया, 23 में आया है, नहीं आया, दोनों वेरिएंट देखोगे, विंटर भी समर भी, फिर साथ में 1-1 और 1-2 भी देखोगे। इज इट इजी और डिफिकल्ट? ये एक तरह का, ये जो मुस्तद कलेक्शन थी ना, ये एक तरह के ईयरली पास पेपर ही थे। मतलब उन्होंने क्या किया था कि दे गैदर्ड अहादीस अंडर द नेम ऑफ द नरेटर, मतलब चाहे रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक। फॉर एग्जांपल अबू हुरैरा की जो 5000 अहादीस हैं, उसका एक अलग चैप्टर बन गया। उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर ऑफ अबू हुरैरा। वेल डन, अबू हुरैरा। नाउ दे हैव रिटन ऑल अहादीस व्हिच वर नरेटेड बाय अबू हुरैरा, ऑल 5372। क्या कितनी थी? 5374। 74. 5374 hadith they had written under the name of Abu Huraira in the chapter of Hazrat Abu Huraira. अब अबू हुरैरा का एक अलग चैप्टर बन गया। दूसरे चैप्टर का नाम है, दूसरे नंबर पे कौन से कंपेनियन आते हैं हु गैदर्ड द मैक्सिमम अहादीस? अबू हुरैरा के बाद दूसरा नंबर किसका है? अभी तो पढ़ा था हमने यार, अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर, वेल डन। उनकी 2000 और 800 समथिंग अहादीस थी, वो क्या की उन्होंने? अंडर द चैप्टर ऑफ अब्दुल्ला बिन उमर लिख दी। चैप्टर्स के नाम उन्होंने सेग्रीगेट, तीसरे नंबर पे उन्होंने चैप्टर रख दिया किसका? अनस बिन मालिक। अनस बिन मालिक। फोर्थ पे उन्होंने हजरत आयशा का रख दिया। इन दिस वे दे आर कीपिंग, ये जरूरी नहीं है कि वो इस पैटर्न को फॉलो करें, ये तो मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, बट इस तरह ही था वो। दे वर कीपिंग द हदीस अंडर द नेम ऑफ द कंपेनियन एंड दे वर रिपीटिंग द हदीस ऑल्सो। ये भी तो हो सकता था एक हदीस हजरत अबू हुरैरा ने भी नरेट किए, सेम हदीस हजरत आयशा ने भी नरेट की हो, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल फेयरवेल सरमन तो 1 लाख लोगों ने सुना था ना, आपको क्या यस लगता है कि मल्टीपल लोगों ने उसको नरेट नहीं किया होगा? किया होगा। किया होगा ना। हजरत अबू हुरैरा ने भी नरेट किया होगा, हजरत आयशा ने भी नरेट किया होगा। जिन 4 नामों को हमने लिया, ये चारों वहां मौजूद थे फेयरवेल सरमन के टाइम पे, मे बी इन चारों ने नरेट किया हो, और हर एक के चैप्टर में ये आएगी। तो इस तरह हदीस के अंदर रिपीटेशन भी आ रही है। अब कुछ मुस्तद कलेक्शन के अंदर सम ऑफ देम वर not writing the like you know repeated hadith, and some of them were writing the repeated hadith also. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट दे वर कलेक्टिंग अहदीस एज पर द नेम ऑफ द कंपेनियन एंड दे वर सेग्रीगेटिंग द टॉपिक्स या चैप्टर्स जिसे आप कह सकते हैं, एज पर द नेम ऑफ द कंपेनियन रिगार्डलेस ऑफ द थीम ऑफ द हदीस। उनको इस बात से नहीं फर्क पड़ता था कि हदीस सलाह के बारे में है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ के बारे में है, मोरल एथिकल वैल्यूज के बारे में, कुछ भी है, बट इफ इट इज नरेटेड बाय अबू हुरैरा इट वुड बी इन द चैप्टर ऑफ अबू हुरैरा। अबू हुरैरा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो हदीस किस बारे में, इस तरह से। हाँ, मतलब इनको मुस्नद वो कलेक्शन चाहिए क्यों थी? मतलब हमारे पास सनद तो पहले ही थी, तो मुसन्नफ सिर्फ सही नहीं थी, इसलिए कि हमें मतन से तो हमें काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्नद इनको चाहिए इसलिए थी बेटा कि मुस्नद को उस वक्त तो उनको ये नहीं पता था कि आगे कितनी काम आएगी, जैसे अभी तुम्हें और मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में वो काम आई। वो सिर्फ ये चाहते थे कि हदीस कहीं, मतलब उनको लगता था कि कहीं आगे चलकर फितना भी प्रिवेल हो सकता है ना सोसाइटी के अंदर, तो कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक आध नाम भी मिस ना होना पाए। दे वांटेड टू राइट ऑल द नेम्स हु हैव नरेटेड द हदीस। वो मेक श्योर करना चाहते थे कि कम से कम हम तक, यानी जैसे इमाम मालिक हैं, अगर इमाम मालिक ताबईन है और वो अपनी किताब लिख रहे हैं, या फिर इमाम अहमद बिन हंबल हैं, वो भी ताबईन है, वो अपनी किताब लिख रहे हैं, तो वो ये चाहते थे कि मुझसे लेकर, यानी इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर ऊपर जितने भी नाम है, दे ऑल शुड बी रिटन इन माई बुक। आर यू गेटिंग मी? नो नेम शुड बी मिस्ड आउट, कोई नेम मिसिंग ना हो। चाहे मतन मतलब लोगों को ढूंढना मुश्किल हो, मतन काम भी, मतलब इसको आगे यूज भी ना कर सकें, बट एटलीस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द हदीस शुड बी कंफर्म्ड थ्रू द सनद। कम से कम हदीस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म रहेगी ना सनद से, कि एवरी नेम इज रिटन। मैंने कहा ना, जैसे कंपेनियंस तो इस बात का भी ख्याल रखते थे कि अगर उन्होंने खुद नहीं सुना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेफर करते थे कभी? दे वर कॉन्शियस ना
कि अगर उन्होंने बीच में किसी और कंपेनियन से सुना है तो वो उस कंपेनियन का नाम लेते थे, तो क्या ताबईन इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे बेटा? रखेंगे ना। वो भी इस बात का ख्याल रखते थे कि उन्होंने कौन कौन से कंपेनियन से सुना और कितने कंपेनियन से सुना। डायरेक्टली एक ही कंपेनियन से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात चली गई, या बीच में 2 कंपेनियन है, या बीच में कोई और ताबईन है, हो सकता है उन्होंने कंपेनियन से डायरेक्ट सुना ही ना हो। जैसे पीछे क्या था, याहिया ने नाफे से सुना, याहिया ने मालिक से सुना, दे बोथ वर नॉट कंपेनियंस। तो दे wanted to make sure कि they should write each and every name from whom the hadith had been reached to them। ये किससे सवाल पूछा था? हानिया ने पूछा था ना बेटा, ये जो अभी मुस्नद, इसलिए मुस्नद उन्होंने लिखी थी। मतलब उन्होंने कोई माइंडसेट, उनका मकसद सिर्फ हदीसों को जमा करना था बस। दे जस्ट वांटेड टू कंपाइल द हदीस, ताकि हदीस उनसे लॉस्ट। उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं कि आगे मतलब किस काम आएगी या क्या होगा, बस दे रोट द हदीस एज इट इज, ओनली टू गैदर इट, ओनली टू कंपाइल इट। फिर उनको इस बात की रियलाइजेशन बाद में हुई कि मतलब मुस्नद से तो हदीस निकालना ही कितना मुश्किल काम है, इसीलिए तो फिर मुसन्नफ लिखी गई। ठीक है, तो मुस्नद से उन्होंने बस हदीसों को गैदर कर दिया। हदीस एट्रीब्यूट टू अ पर्टिकुलर कंपेनियन एंड आल्सो द अस्माउ रिजाल ऑफ द कंपेनियन। अब इन्होंने ये तक किया कि कंपेनियंस के भी अस्माउ रिजाल और जरा तादील पे काम किया कि क्या वो वाकई कंपेनियन है भी कि नहीं है, क्योंकि कंपेनियन प्रूव आप तब होंगे जब आपकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ किसके साथ ओवरलैप करेगी? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के साथ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ डेथ क्या थी, उसके साथ ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी। तो इन्होंने अस्मा और रिजाल के अंदर ये सारी चीजें बाद में लिखी हैं। उस वक्त चूंकि जरूरत नहीं थी इस काम की, इसलिए उन्होंने सिर्फ सनद एज इट इज लिख दी, ताकि क्या हो कि एटलीस्ट दे शुड गैदर वॉट एवर दे हैव। उनके पास जो चीज है उन्होंने वो एक बुक की फॉर्म में जमा कर दी। द बेस्ट नोन, सब बहुत सारी मुस्नद किताबें लिखी गई थी इस टाइम पर, लेकिन द बेस्ट नोन मुस्नद इज द मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। स्पेलिंग आप हम्बल की देखिएगा, हनबल है ये, HANBAL, HUMBLE वाला हम्बल नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। स्पेलिंग को देख के लिखना, ठीक है, HANBAL, हनबल। ठीक है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की जो मुस्नद थी वो सबसे बड़ी किताब थी इन द कलेक्शन ऑफ मुस्नद। ठीक है, मुस्नद के कलेक्शन के अंदर द बिगेस्ट या फिर द मोस्ट ऑथेंटिक बुक वाज मुस्नद कलेक्शन। अच्छा, इसके बाद आती है मुसन्नफ। यानी मुस्नद का सारा फोकस, बस ये याद रखिएगा, किस पर था? सनद पर, नेम ऑफ द नरेटर्स पर। वेल डन। ठीक है, अब आती है मुसन्नफ। लिटरल मीनिंग ऑफ मुसन्नफ इज डिवाइडेड अप। उसका मतलब था सपोर्टेड, इसका मतलब है डिवाइडेड अप, यानी सेग्रीगेटेड। अब मुसन्नफ कलेक्शन गैदर हदीस अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक और द थीम ऑफ द हदीस। यानी इनका वहां सारा फोकस सनद पे था, यहाँ सारा फोकस थीम। आप कैसे निकालेंगे? हदीस की थीम सनद से निकाली जा सकती है? नहीं ना, किस चीज से निकाली जाएगी थीम? मतन से, टेक्स्ट से निकाली जाएगी ना थीम। तो टेक्स्ट जो है, सारा का सारा फोकस मुसन्नफ कलेक्शन के अंदर टेक्स्ट के ऊपर यानी मतन के ऊपर था। और मुसन्नफ मींस डिवाइडेड अप क्वाइट सिंपली बिकॉज़ इट डिवाइडेड हदीस अकॉर्डिंग टू देयर थीम्स। इन्होंने मुसन्नफ कलेक्शन वालों ने हदीस को कंपाइल किया, गैदर किया एज पर द थीम। अब ज़कात से रिलेटेड जितनी भी हदीस हैं, रिगार्डलेस ऑफ द नेम ऑफ द कंपेनियन, चाहे वो अबू हुरैरा से हैं, चाहे वो आयशा से हैं, चाहे वो अब्दुल्लाह बिन उमर से हैं, they gathered it under the chapter of बताओ ना यार। यार मैं समझी कि मीटिंग खत्म हो गई है और बोल ही नहीं रहे तुम लोग ना। मिसाल आपने क्या पूछा है? मैं ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि ऑल द हदीस which are related to zakat are gathered under the chapter of zakat regardless of the name of the नरेटर। किसी भी नरेटर से आया हो, अबू हुरैरा ने नरेट की हो, आयशा ने नरेट की हो, या फिर अब्दुल्लाह बिन उमर ने की हो, किसी ने भी की हो, इट वुड बी अंडर द चैप्टर ऑफ ज़कात। नाउ अब देखो, जैसे ईयरली पास पेपर में ज़कात का क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल है, इसी तरह मुस्नद कलेक्शन के अंदर ज़कात की हदीस ढूंढना मुश्किल है। मुस्नद कलेक्शन के अंदर ज़कात की हदीस ढूंढना मुश्किल है ना, क्योंकि मुस्नद कलेक्शन इज written as per the name of the
नरेटर। लेकिन मुसन्नफ कलेक्शन में ज़कात एक टॉपिक है, ज़कात से रिलेटेड जितनी भी अहादीस होंगी सब दे आर रिटन वो अंडर, एक ही चैप्टर के अंदर होंगी। हाँ वो उसी चैप्टर के अंदर होगी। तो चैप्टर्स वर डिवाइडेड, चैप्टर्स वर सेग्रीगेटेड, क्लासिफाइड एज पर द theme of the hadith, and the topic was given as per the theme of the hadith. All the hadiths related to zakat were segregated in one chapter. All the hadiths related to salah were gathered under the chapter of salah. All the hadiths related to articles of faith or the moral or ethical values or inheritance, जो भी टॉपिक होगा आपका उसके अंडर उन हदीस को जमा कर लिया गया। That was basically musannaf collection. For this collection the compilers examined the matan of the hadith. उसमें उनको जाहिर सी बात है evaluate करना पड़ा किस चीज को, मतन को, टेक्स्ट को, कि टेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने हदीस को कैटेगराइज किया और अंडर द टॉपिक रख लिया गया। मुसन्नफ कलेक्शंस आर यूजफुल। अब वहां पर हमने मुस्नद कलेक्शन का हमने कहा कि वो कहां पर यूजफुल है, टू रिमेंबर द सनद, टू ऑथेंटिकेट द सनद, क्योंकि वो बेस करती है सनद पर। मुसन्नफ कलेक्शन किस काम के लिए यूजफुल थी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट्स, टीचिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस। हमने, क्योंकि हदीस हमारे लिए इंटरप्रिटेशन है, अगर मुझे कोई मोरल और एथिकल वैल्यू से रिलेटेड कोई हदीस चाहिए तो मुस्नद कलेक्शन में क्या मैं उसको ढूंढ पाऊंगी? हजरत अबू हुरैरा की पूरी 5000 हदीस पढ़ूंगी? बताओ, मुश्किल है ना, यस मिस। फिगर आउट करना मुश्किल है। मुसन्नफ कलेक्शन के अंदर मोरल और एथिकल वैल्यूज का अलग से चैप्टर है, वहां से निकालना आसान है। इसीलिए अगर आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए हदीस को सीखना है तो मुसन्नफ कलेक्शन वाज यूजफुल फॉर दैट। यू कैन टेक द हदीस फ्रॉम मुसन्नफ कलेक्शन इजीली। इसी तरह से टू एस्टैब्लिशिंग द मैटर्स ऑफ लॉ, अगर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंस गए लॉ के अंदर, आपको सलाह से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, ज़कात से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, हाउ विल यू फिगर आउट द हदीस? इन विच कलेक्शन इट इज इजी टू फिगर आउट द हदीस, मुस्नद और मुसन्नफ? Musannaf, yes. However, the most authoritative collection of Musannaf collection was Al-Muwatta इमाम मालिक। जिस तरह वहां पर सबसे बड़ी किताब जो मुस्नद कलेक्शन की थी वो कौन सी थी? मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल। यहाँ पर मुवत्ता इमाम मालिक was the biggest book और compiled by Imam Malik ibn Anas, a student of Imam Nafi. Imam Malik spent 40 years of his life in Medina to compile this book. इमाम मालिक ने अपनी लाइफ के 40 इयर्स मदीना में गुजार लिए सिर्फ और सिर्फ इस किताब को लिखने के लिए। हाँ बेटा, मिस ये नोएम बिन हम्माद कौन थे फिर? इन्होंने कोई फर्स्ट पर्सन थे ना मिस जिन्होंने मुस्नद कंपाइल की थी? नहीं, वो तो रज़ाक से जिन्होंने लिखी थी, मतलब उसको मुस्नद का नाम नहीं दिया गया था। ये मुवत्ता इमाम मालिक सबसे बड़ी किताब है, वो किताब लिखी गई थी लेकिन उसका लेवल जो है वो मुवत्ता इमाम मालिक से कम है। मुवत्ता इमाम मालिक रिगार्डेड एज द फर्स्ट बिगेस्ट बुक इन दिस रिगार्ड, मुसन्नफ कलेक्शन की। तो आप इसी को लिखिएगा, मुवत्ता इमाम मालिक को ही लिखिएगा। कुछ किताबों में लिखा हुआ उसका नाम, मैं मुस्नद में पूछ रहा हूँ। मुस्नद को फर्स्ट मुस्नद कंपाइल करने वाले नोएम बिन हम्माद नहीं थे? नोएम बिन हम्माद थे, लेकिन वो उसका लेवल उसके जैसा नहीं है ना, इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद जैसा। उनकी अथॉरिटेटिव मतलब वो हाँ, है, उनकी ज्यादा अथॉरिटेटिव है ना इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब, इसलिए उसका लेवल हदीस के अंदर, हदीस लिटरेचर के अंदर मुस्नद इमाम बिन हम्बल को रिगार्ड किया जाता है एज अ बेंचमार्क इन मुस्नद कलेक्शन। ओके मिस, ठीक है, वो पहली थी लेकिन मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल को ज्यादा वो कंसीडर किया जाता है वैल्यूएबल और ज्यादा ऑथेंटिक। ठीक है, अच्छा, द मुवत्ता लिटरली मींस द लेवल्ड पाथ दैट इज इजियर टू ट्रेड व्हिच इज टर्म्ड एज the legal textbook. For it he employed a hadith together with the Quran to establish points of legal teachings. जिस तरह वहां पर उन्होंने ना सनद लिखी थी तो सनद के साथ साथ अस्मा और रिजाल का भी ख्याल रखा था। उनको ये ख्याल भी नहीं था कि बाद में अस्मा और रिजाल के ऊपर बुक्स भी लिखी जाएंगी। They only mentioned the date of birth and date of death also. मतलब मुस्नद कलेक्शन के अंदर when they wrote the name of the narrators, with the name of the narrators they made sure that they wrote their asma और रिजाल also, means their biographies also. और यहाँ मुसन्नफ कलेक्शन के अंदर इमाम मालिक ने क्या किया, दे ट्राई टू कनेक्ट द टीचिंग्स यानी थीम ऑफ द हदीस और द टेक्स्ट ऑफ द हदीस विद द कुरान ऑल्सो। कुरानिक टेक्स्ट के साथ इन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। ये जो आज मैं और तुम बड़ा इजीली सीख लेते हैं
कि कुरान कहता है एस्टैब्लिश द रेगुलर प्रेयर एंड पे ज़कात,